आशुतोष जी, आप ही से ये सवाल ले लेता हूँ। आशुतोष जी, अब राहुल गांधी साहब सुबह सुबह चल दिए धान की रुपाई करने, और अब वो रोज, मुझे ऐसा लगता है कि जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो एक होमवर्क को जितना अच्छा भी माने, थोड़ा लगता था ये होमवर्क क्या मिल गया, और खास करके सैटरडे को मिल जाए। ये राहुल गांधी रोज होमवर्क क्यों दे रहे हैं? वो अब एक कुछ काम करते हैं, अब वो अमेरिका में अंग्रेजी बोल के आ गए, तो हमारे मोदी जी को फिर अंग्रेजी में कुछ कुछ जवाब देना था। अब ये धान की रुपाई कराए, तो ये राहुल गांधी जानबूझ के करते हैं, या वो, पहली बात जो आपसे पूछ रहा हूं कि ये राहुल गांधी ने कोई नया मंत्र दिया है, या ये हर पॉलिटिशियन को इस देश के आम आदमी से कनेक्ट होना चाहिए, उसके साथ बातचीत करनी चाहिए, वही शायद वो काम कर रहे हैं। तो एक बार आपकी एक छोटा समीक्षा की, राहुल गांधी एज अ ब्रांड जो मोदी जी के सामने खड़े हुए हैं, और अब खड़े ही नहीं हुए हैं, कहीं कहीं वो लगता है कि वो एक बड़ी लकीर खींचते जा रहे हैं। आशुतोष साहब, आप ही से शुरू कर रहा हूं। जी आनंद जी, दो तीन चीजें हैं। पहली बात तो इसमें किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि आज की तारीख में नरेंद्र मोदी देश के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। न केवल आज की तारीख में, बल्कि अगर आप पिछले इंदिरा गांधी के बाद से या राजीव गांधी के बाद से अगर आप तुलना करेंगे तो आप पाएंगे कि वो बहुत ही लोकप्रिय हैं, और शायद अटल बिहारी वाजपेयी जब अपने उरूज पे थे तो उनसे ज्यादा उनकी लोकप्रियता है। और ये इस बात को दर्शाता है कि उनका लोगों के साथ एक कनेक्ट उन्होंने पैदा किया है। हम उसको पसंद करें ना पसंद करें, विचारधारा से सहमत हो ना सहमत हो, ये एक अलग तरीके का प्रश्न है, लेकिन उनका लोगों से कनेक्ट है, और वो कनेक्ट ही उनको एक पॉलिटिकल फिगर के तौर पर एक ऊंचाई पर लेकर जाता है। दूसरी बात यह है कि राहुल गांधी की छवि को नष्ट करने के लिए एक पूरी इंडस्ट्री लगी हुई थी। इंडस्ट्री का मतलब यह है कि बाकायदा एक बहुत ही अनुशासित तरीके से, बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से उनकी छवि को खराब करने के लिए, उनकी छवि को डिस्क्रेडिट करने के लिए उसमें कोशिश की गई है, और इसमें वो पूरी तरीके से कामयाब रहे हैं। अगर आप लोगों ने पिछले दिनों एक बहुत महत्वपूर्ण किताब आई थी, इस किताब का नाम है द न्यू बीजेपी। इस किताब को नलिन मेहता ने लिखा है, और उसमें एक पूरा चैप्टर इस पूरे मसले पर है, जहां पर वो मोदी 2014 के बाद से जो बीजेपी है उसकी कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी के ऊपर बातचीत करते हैं, और वो इस बात को स्पष्ट करता है कि बीजेपी का जो एक्सटर्नल जो कम्युनिकेशन है, उस एक्सटर्नल कम्युनिकेशन में जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा होती है वो है कांग्रेस और राहुल गांधी। यानी नरेंद्र मोदी, बीजेपी, आरएसएस से ज्यादा चर्चा उनकी होती है। वो क्यों होती है? वो इसलिए होती है क्योंकि उनको एक चीज का बीजेपी को एहसास हो या ना हो, लेकिन कम से कम नरेंद्र मोदी को इस बात का पूरी तरीके से एहसास है कि अखिल भारतीय स्तर पर एक अकेली पार्टी है कांग्रेस, और उसके चूंकि सर्वोच्च नेता है राहुल गांधी, तो कांग्रेस पार्टी कभी भी बीजेपी को रिप्लेस कर सकती है राष्ट्रीय स्तर पर। और चूंकि रिप्लेस कर सकती है, इसलिए यह जरूरी है कि एक ऐसा ब्रांड जो कभी भी जो मौजूदा ब्रांड है उसको नुकसान पहुंचा सकता है, तो इसलिए उसको लगातार आप डिस्क्रेडिट करते रहिए। यह मार्केटिंग की बड़ी पुरानी स्ट्रेटजी, इसमें कुछ नयापन नहीं है। तो उसके तहत ये पूरी कोशिश होती रही है। अगर आप कभी भी बीजेपी के स्पोक्स पर्सन या टीवी चैनल के डिस्कशन में, डिबेट में अगर आप रहें, और चूंकि मैं रेगुलरली रहता हूं इसलिए मुझे इस बात का एहसास है कि अगर कोलंबिया में अगर कोई सांप भी मर जाएगा तो उसके लिए राहुल गांधी को जिम्मेदार ठहराया जाता है, या पेरू में अगर कोई दुर्घटना भी हो जाए उसके लिए भी राहुल गांधी को जिम्मेदार ठहराया जाता है। वो क्यों है? वो इसीलिए है ताकि लोगों के दिमाग में इसको पूरी तरीके से बैठा दिया जाए कि राहुल गांधी इज गुड फॉर नथिंग एंड ही इज ओनली इसलिए पॉलिटिक्स में है क्योंकि वो नेहरू गांधी परिवार के है, अगर वहां के नहीं होते तो एक तरफ और एक चीज और है, उनकी कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी की एक जो बहुत अच्छी खासियत, और मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को उससे सीखना चाहिए, और कांग्रेस पार्टी सीखने में अभी तक नाकाम रही है। वो 4-5 चीजें उन्होंने राहुल गांधी के बारे में बिल्कुल स्पष्ट तौर पर पैदा कर रखी है। हर डिबेट के अंदर, चाहे वो धारा 370 में बातचीत हो रही हो, या फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर बातचीत हो रही हो, या राम मंदिर के मसले में बातचीत हो रही हो, या फिर फॉर्म लॉस के बारे में बातचीत हो रही है, उनका स्पोक्स पर्सन वो 3-4-5 चीजें अपनी डिबेट पर दोहराता है कि भाई राहुल गांधी को कितनी बार लॉन्च करेंगे, राहुल गांधी को कितनी बार लॉन्च करेंगे आप,
राहुल गांधी तो देखिए 41 चुनाव हो चुके हैं जब से वो पार्टी में है, पार्टी की कमान उनके हाथ में है, और 41 चुनाव में वो कम से कम 38 चुनाव हार चुके हैं। तो जो ये इसके कहने का मतलब ये है कि वो लोगों के दिमाग में बैठाना चाहते हैं कि राहुल गांधी इसकी लायक नहीं है। कांग्रेस पार्टी ये जो कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी थी इसको तोड़ने में पूरी तरीके से नाकाम रही है, या सीखने की कोशिश कांग्रेस पार्टी ने नहीं की। अगर यही 3 चीजें वो कांग्रेस पार्टी अपने स्पोक्स पर्सन से कहती कि नरेंद्र मोदी के बारे में ये 3 चीजें आपको हर डिबेट पे बोलनी है, वो कुछ भी चूज कर लेती, हर डिबेट पे बोलनी। जैसे आम आदमी पार्टी ने क्या किया, आम आदमी पार्टी ने तय किया कि मुझे नरेंद्र मोदी को यह साबित करना है कि ही इज गुड फॉर नथिंग। तो उन्होंने क्या जुमला निकाला, उन्होंने जुमला ये निकाला, चौथी फेल राजा। अब ये बड़ा कैची फ्रेज है और उनका स्पोक्स पर्सन अमूमन उसी तरीके से दोहराता है जैसे बीजेपी का दोहराता है। चूंकि कांग्रेस पार्टी इस कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी को तोड़ने में नाकाम रही, इसलिए एक्सीडेंटली मैं कह सकता हूं कि जो भारत जोड़ो यात्रा थी, उस भारत जोड़ो यात्रा ने एक आउट ऑफ द बॉक्स कॉन्सेप्ट था और बहुत ही ब्रिलियंट कॉन्सेप्ट था। इस भारत जोड़ो यात्रा ने पूरी तरीके से बीजेपी की जो रणनीति थी उसको एक तरीके से चकनाचूर कर दिया। और शुरू में जरूर उनके खिलाफ नेगेटिव प्रचार करने की कोशिश की, लेकिन वो जब बूमरांग करने लगा तो वो दे स्टेप बैक। और उसके भारत जोड़ो यात्रा के बाद से राहुल गांधी की जो छवि में जो सुधार आया है और उसको लेकर एक जो पॉजिटिविटी आई है और उसका फायदा कांग्रेस पार्टी को मिल रहा है। ये भी बड़े आश्चर्य की बात है कि शुरुआत में कांग्रेस के खुद कई बड़े नेता थे जो इस कॉन्सेप्ट के पक्ष में नहीं थे, लेकिन इस देश के अंदर जब भी कोई आदमी पैदल निकला है या जब भी किसी ने आउट ऑफ द बॉक्स प्लान किया है तो वो कामयाब रहा है। वहां से जो राहुल गांधी की छवि में और ब्रांड वैल्यू में जो सुधार आया है, अब वो लगातार उसमें उत्तरोत्तर सुधार आता जा रहा है। और ये मुझे लगता है कि अगर कोई ब्लंडर ना करे तो शायद बेहतर होगा। लेकिन एक चीज और भी है, वो ये कि कांग्रेस को एक चीज और काम करना पड़ेगा कि जो ये प्रोपेगेंडा का इनपुट है, और भारत की राजनीति में पहली बार इतने बड़े स्तर पर विपक्षी पार्टियों को तहस-नहस करने में और अपनी छवि को निखारने में अरबों डॉलर का जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, और उसने ऐसा माहौल पैदा कर दिया है कि बहुत सारे जो कांग्रेस के समर्थक लोग भी हैं, विपक्षी एकता के भी समर्थक हैं, जो बीजेपी के कट्टर विरोधी हैं, वो भी उसी तरीके की बातें करते हैं, उसी तरीके से सोचते हैं जैसे कि बीजेपी और सरकार चाहती है वो सोचे। आज की तारीख में भी बहुत बड़े बड़े पत्रकारों की मैं बात कर रहा हूं, बड़े बड़े जो एकेडमिक्स हैं उनकी बात कर रहा हूं कि वो खुलकर राहुल गांधी के बारे में 2 शब्द अच्छे कहने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनको इस तरीके से प्रोपेगेंडा ने इस कदर ब्रेन वॉश उनका किया है। वो चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से, चाहे फेसबुक के माध्यम से, चाहे ट्विटर के माध्यम से, चाहे वो टीवी चैनल्स के माध्यम से। तो इसका भी वैल्यूएशन होना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद भी दिखाई पड़ रहा है, लोग उनके बारे में पॉजिटिव बातें कर रहे हैं, अपने आप में पॉजिटिव बात है। अब इस पर कितनी बड़ी और कितनी खूबसूरत इमारत बना पाते हैं, इस पर निर्भर करता है आगे की कामयाबी पे। लेकिन आज की तारीख में अगर कोई कहे कि क्या राहुल गांधी जो है वो नरेंद्र मोदी के बराबर खड़े हो गए, बिल्कुल नहीं। आज भी उनकी दोनों की लोकप्रियता में जमीन आसमान का फर्क है, हम उनसे सहमत हो या ना सहमत हो, आज भी दोनों के बीच में काफी गैप है। और इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि एक छोटी सी गलती कांग्रेस पार्टी की तरफ से वो एक बार फिर से उनको उसी दिशा में ले जा सकती है जो भारत जोड़ो यात्रा के पहले थी। आशुतोष जी, एक चीज और जरा समझाइए, मैं इसलिए पूछ रहा हूं, राहुल गांधी जी अभी तक कांग्रेसी से रहते तो उनका बाकी जगह लेटरल दोस्ती नहीं होती थी दूसरी पार्टीज में। पहली बार देख रहे हैं कि वो गठबंधन की तरफ भी धीरे धीरे उनकी समझ बढ़ने लगी है, ऐसा लगता है। महाराष्ट्र में जब उन्होंने सावरकर पे बोला और उधर से उद्धव ठाकरे जी और शरद पवार का थोड़ा ये था कि भाई आप सावरकर को ज्यादा मत बोलिए, तो उन्होंने उसको माना और उसके बाद उस पर उतना नहीं है। जब वो आम आदमी पार्टी के लिए बारे में उनसे सवाल पूछा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में शायद, तो उन्होंने कहा हाँ है समस्या, हम लोग सामने सामने लड़ते हैं, हम लोग इसको सॉर्ट आउट कर लेंगे। उन्होंने संगठन में भी अब इस समय राहुल गांधी एक दूसरे राहुल गांधी दिख रहे हैं। संगठन की बातों को जो हम सबको लगता था कि भाई इसको तो बिठा के 2 मिनट में सॉल्व कर सकते थे, वो उसमें बैठ रहे हैं। और एक बात और मैं कहेंगे फिर आपसे, वो जैसे जो लोग थे जो थोड़े डिफिकल्ट थे, जहां पे कांग्रेस सीधे बात नहीं कर सकती थी,
नीतीश कुमार के साथ बैठ के नीतीश कुमार को काम दिया गया, क्योंकि नीतीश कुमार केवल गठबंधन के आदमी हैं। वो सेंटर में मंत्री रहे, चाहे वहां उन्होंने आज तक केवल गठबंधन की ही सरकार चलाई है या गठबंधन सरकार में ही मंत्री रहे। तो ये गठबंधन का भी एक सेंस आया कि बाकी लोगों के साथ कैसे, ये भी उसी की सूझबूझ का थोड़ा मैच्योरिटी है। आशुतोष जी, देखिए, आज की राजनीति का ये कंपल्शन है कि कांग्रेस पार्टी कोएलिशन पॉलिटिक्स के बारे में बातचीत करे। और अगर कांग्रेस पार्टी इस बात को देखिए, जो मौजूदा रिजीम है उस रिजीम के डीएनए को समझना पड़ेगा, और उस रिजीम के डीएनए को समझने के लिए आपको आरएसएस को समझना पड़ेगा, और उसकी जो विचारधारा है उसको समझना पड़ेगा। दो चीजें हैं। पहली बात तो ये वो विचारधारा है जिसकी लोकतंत्र में कोई आस्था नहीं है। ये लोकतंत्र में इसका कोई यकीन ही नहीं है। अगर आप गोलवलकर की किताबों को पढ़ें, उनके प्राइमरी उसको पढ़ें, तो एक जगह वो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करते हैं, और जब वो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करते हैं तो एक नेता, एक संसद और एक सरकार। इसका मतलब जो फेडरल स्ट्रक्चर है, जो ये अलग अलग राज्यों में जो मुख्यमंत्री हैं, इसकी विचारधारा से भी वो सहमत नहीं है। तो पहली बात तो ये समझना पड़ेगा कि ये कौन सी फोर्स है। दूसरी बात, जब कोई विचारधारा जब मैंने अपनी किताब में भी इसका जिक्र किया है कि भारत पहली बार एक आइडियोलॉजिकल स्टेट की तरफ बढ़ रहा है। मैं भी ये नहीं कहता है पूरी तरीके से आइडियोलॉजिकल स्टेट बन गया, मैं इसको मैं शब्द इस्तेमाल करता था, द मार्च ऑफ एन आइडियोलॉजिकल स्टेट। और जब कोई सरकार, जब कोई समाज, जब विचारधारात्मक हो जाती है तो वो एक यूटोपिया को चेस करती है, और उस यूटोपिया को चेस करने में समाज के हर हिस्से को, सरकार के हर हिस्से को अपनी भूमिका निभानी होती है, और जो उस भूमिका को नहीं निभाता है उसको खत्म हो जाना होता है। तो मुझे कभी इस बारे में कोई संदेह था ही नहीं और ना होगा कि मीडिया जो है वो क्यों इंडिपेंडेंट नहीं है, जुडिशरी क्यों इंडिपेंडेंट अपनी भूमिका को नहीं निभा पा रही है, कुछ एक्सेप्शंस को छोड़कर, या जो सिविल सोसाइटी है उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो अगर इस स्वभाव को अगर समझ लेगी कांग्रेस पार्टी, मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने वो थोड़ी बहुत समझने की भी कोशिश की है। और जब भी आइडियोलॉजिकल स्टेट होता है तो उसमें प्रोपेगेंडा का बहुत बड़ा हाथ होता है, और ये जो प्रोपेगेंडा है, ये इसकी काट खोजने की कोशिश करनी चाहिए। मैं आपको बता दूं कि इस फोर्स को सबसे बेहतर तरीके से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने समझा था। और आपको याद होगा कि जो 1951 का जो पहला चुनाव हुआ, 51-52 का जो पहला चुनाव था, उस 51-52 के चुनाव में जवाहरलाल नेहरू ने जो ये दक्षिणपंथी हिंदुत्ववादी ताकतें थी, इन पर एक तरीके से रेफरेंडम करा दिया था। चाहे वो हिंदू महासभा हो, चाहे वो जनसंघ हो, चाहे वो आरएसएस हो, उनका पूरा कैंपेन इस पूरे मसले पर था। और वो ये कहते थे कि जो अल्पसंख्यक सांप्रदायिकता है ये देश के अंदर पृथकता को पैदा करता है, लेकिन जब मेजॉरिटी कम्युनिटी जब उसमें सांप्रदायिकता आती है तो एक फासीवाद को जन्म देती है, और वो ज्यादा खतरनाक होती है। जो लड़ाई उस वक्त लड़ी थी प्रधानमंत्री के रहते हुए, एक जमाने में कांग्रेस में भी दक्षिणपंथी बहुत ज्यादा हावी हो गए थे पंडित नेहरू के जमाने में। तो पंडित नेहरू ने चिट्ठी लिखते हुए लिख के कहा था कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे प्रधानमंत्री पद छोड़कर इनके खिलाफ फिर से जमीनी स्तर पर, सांगठनिक स्तर पर काम करना पड़ेगा। तो ये जो नेहरू जी जो बात को समझ रहे थे, जिस ओर अभी शीतल जी ने इशारा किया, दरअसल कांग्रेस की लीडरशिप उनके जाने के बाद उस दिशा में उसने काम ही नहीं किया। कांग्रेस दरअसल जिसको एक विचारधारा का काम करना चाहिए था, इट बिकेम अ ग्रुप ऑफ पीपल जिनकी पूरी कोशिश थी सत्ता के साथ जुड़े रहना और सत्ता की मलाई को अपने साथ इकट्ठा करना। और शायद उस वक्त की कांग्रेस की लीडरशिप को यह सूट भी करता था, क्योंकि अगर कहें उठो तो उठो, बैठो तो बैठो, ये तमाम लीडरशिप को ये सूट करता। आज की तारीख में देश के अंदर जो तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं उनकी लीडरशिप को सूट करता है कि कोई उनको चैलेंज ना करे, कहीं वहां कोई लोकतांत्रिक सवाल ना खड़े हो जाए। तो उस संदर्भ में अगर हम आज की राजनीति को अगर हम देखने की कोशिश करेंगे तो मुझे लगता है कि अगर आज कांग्रेस पार्टी
मौजूदा रिजीम के नेचर को समझते हुए अगर वो ये समझे कि 2024 की लड़ाई तो बिल्कुल एक सत्ता परिवर्तन की लड़ाई है कि एक सरकार जाती है दूसरी सरकार चली आती है और ये बाय डिफॉल्ट होता रहता है, तो हम 2024 का भी इंतजार कर सकते हैं। अगर वहां भी हार गए तो कोई ज्यादा नुकसान होने वाला नहीं है। तब यकीन मान लीजिए 2024 के बाद कांग्रेस पार्टी सरवाइव करेगी या नहीं करेगी, मुझे इसमें संदेह है। इस देश का लोकतंत्र सरवाइव करेगा नहीं करेगा, इसमें मुझे संदेह है। क्योंकि जो लोग ये गलती कर रहे हैं कि भाई एक पार्टी हारती है तो दूसरी पार्टी सत्ता में स्वाभाविक तौर पर आ जाती है और अगला 5 साल आप अपनी तैयारी करिए, फिर उनको हराने की कोशिश करिए। अगर हार जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर अगली लड़ाई के लिए तैयार हो जाइए। मेरा अपना मानना यह कि जैसे 1947 15 अगस्त 1947 में जो एक सत्ता का हस्तांतरण हुआ था और उसी तरीके से 2014 में सत्ता का जो हस्तांतरण हुआ है वो अपने आप में बाकी के सत्ता के हस्तांतरण की तुलना में बहुत फर्क है। ये जो सरकार है ये सिर्फ सत्ता का हस्तांतरण नहीं है, ये पूरी सोच को बदल देना चाहती है, सरकार के स्ट्रक्चर को पूरी तरीके से बदल देना चाहती है, लोगों के दिमाग को बदल देना चाहती है। इसलिए और इसको करने के लिए उनको जो कुछ भी कदम उठाना पड़ेगा वो उठाएंगे, उसमें किसी तरह कोई कोताही करने वाले नहीं है। अगर उनको धारा 370 खत्म करना है तो फिर वो एक दिन पहले तक देश के गृह मंत्री, देश की सरकार झूठ बोलते हुए अगले दिन धारा 370 को बदल देगी। अगर उसको यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना है तो अंतिम समय तक कहेंगे हम नहीं लाना चाहते, नहीं लाओ, एक दिन आपके सामने में ला देंगे। और अगर उस विरोध को दबाने के लिए कोई भी कदम उठाना पड़ेगा तो उठाना पड़ेगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि कोएलिशन पॉलिटिक्स आज की तारीख में राहुल गांधी नहीं, ये कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी मजबूरी है और उनको करना अगर नहीं करेंगे, अगर 2024 के चुनाव में अगर सबको साथ लेकर नहीं चलेंगे, अगर मौजूदा सरकार के खिलाफ अगर वो लड़ाई सामूहिक तौर पर नहीं लड़ेंगे तो कांग्रेस पार्टी को ये उम्मीद छोड़ देनी चाहिए कि 2024 के बाद भी उनका अस्तित्व बना रहेगा। और ये मैं बहुत पहले से इस बात को कह रहा हूं कि ऐसा माहौल, ऐसा कंसेंसस इस देश के अंदर बना दिया जाएगा कि नेहरू गांधी परिवार को जेल के अंदर 25 साल तक रहना चाहिए और उसके अलावा उनके लिए कोई जगह नहीं है। ऐसा माहौल बना देंगे वो, और बन चुका है आज की तारीख में, काफी हद तक बन चुका है। और लोग कन्विंस हो जाएंगे कि देश के अंदर जो कुछ भी बुराई है वो नेहरू गांधी परिवार की वजह से है। तो यह अस्तित्व की लड़ाई है और इस अस्तित्व की लड़ाई में जो कोएलिशन है वो मजबूरी है, करना पड़ेगा। अगर वो सोचेंगे कि हम आगे नहीं जाएंगे, हम दिल्ली बचा लेंगे और आम आदमी पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगे, हम पंजाब बचा लेंगे, हम आम आदमी पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगे, तो फिर 2024 के बाद कांग्रेस पार्टी बची रहेगी, मुझे इसमें संदेह रहेगा।